हेलो एवरीवन, वेलकम टू। आपको स्क्रीन पे एक सेंटेंस दिख रहा होगा, हाउ टू बिकम एन आईएएस। अब ये आईएएस वर्ड सुनते ही अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के लोगों के दिमाग में एक सबसे बड़ी पोस्ट या कहें कि दुनिया का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम उनके दिमाग में आता है। लेकिन आईएएस एक करियर भी है, क्या आपको पता है? ये सारी चीजें आप सुनते होंगे, लेकिन आपने कभी जैसे ये सुना है, किसी बच्चे को देखा है, जो आपने अपने घर में भी देखा होगा, जब कोई छोटा बच्चा होता है और उससे पूछते हैं फैमिली के मेंबर्स या रिश्तेदार या कोई भी, या स्कूल में कोई भी मिल जाता है और उससे पूछता है कि बेटा तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो उसके कुछ रटे रटाए या कहीं रिपीटेड आंसर्स होते हैं, बच्चे के भी और अदर बच्चों के भी। यानी कि अगर हम दूसरे बच्चों की भी बात करें, उसके मुंह से निकलता है वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या फिर पायलट बनेगा। और अब एक और भी नाम आता है कि आईएएस बनना है। आईएएस वो बोलता तो है, लेकिन आईएएस शायद वो उतनी अच्छी तरीके से समझता नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं, आपके भी घर में बच्चे होंगे जो अभी हो सकता है 9th-10th में हो, जो तैयारी कर रहे होंगे, उनको तो काफी अच्छा सेंस होता है कि आईएएस क्या होता है। लेकिन इस करियर में उनके जाने की जितनी तेज इच्छा होती है, या कहीं वो जितना पैशनेट होते हैं, जितनी तीव्र इच्छा रखते हैं, उतना वो उस बारे में जानते नहीं। और ये सबसे बड़ी लैक होती है, जो कि एक तरीके से हम इसे गाइडेंस भी बोल सकते हैं, कि अगर वो जो बनना चाहते हैं उस करियर में वो जा कैसे सकते हैं, उस करियर का स्टेप क्या है, या फिर उस करियर तक पहुंचने की जो सीढ़ियां हैं वो क्या क्या है, और कैसे कैसे वो एक आईएएस बन सकता है। आईएएस का नाम सुनते ही एक और भी नाम याद आता है, क्या, जो कि एक कहा जाए कि 50% सही भी है और 50% नहीं भी सही है। आईएएस का नाम सुनते ही लोग समझते हैं कि रुतबे वाली नौकरी है, यानी कि एक बहुत ही कहा जाए रेप्यूटेटेड जॉब है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जो देखा जाए जो सबसे लेंथीएस्ट प्रोसेस होता है या सबसे टफेस्ट एग्जाम अगर मैं कहूँ तो आईएएस होता है। और इसकी जो तैयारी होती है ना, वो तैयारी आपको जो आप बुक्स से करते हैं उससे कहीं ज्यादा आप अपने व्यवहारिक ज्ञान से सीखते हैं, यानी आपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखते हैं। इसका मतलब समझते हैं कि अगर आप जिस दिन से इस आईएएस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप उसी वक्त से ही आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने बचपन से अपने व्यवहार में उन चीजों को लाया हुआ है, जैसे कि आपको लगता है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपके मन में हमेशा एक चीज रहती है कि क्यों भारत एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे गरीबी और अमीरी के बीच में बहुत बड़ी खाई है, या फिर भारत में ऐसा क्यों है कि जो कहा जाए कि टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन है उसमें भारत का कोई एक व्यक्ति आता है, लेकिन भारत की बहुत सारी जो जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं एक बीपीएल लाइन के अंतर्गत रहती है, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये कुछ सोशल इश्यूज हैं जिसको देखकर कई सारे जो बच्चे होते हैं काफी कम एज से ही सोचना स्टार्ट कर देते हैं, और उनका मन होता है कि वो कुछ सोसाइटी के लिए करें, कुछ समाज के उत्थान के लिए या कहीं सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ करें। तो ये सबसे बड़ा कहा जाए एक प्लेटफॉर्म बन सकता है आपके लिए कि आप डायरेक्ट जो है वो सोशल सर्विस कर सकते हैं। तो इसीलिए जो आईएएस आप बन सकते हैं वो इंडियन सिविल सर्विसेज के अंतर्गत ही बन सकते हैं, यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं के ही अंतर्गत। तो आज हम इसी करियर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो हमारा आज का जो आपको आईएएस का करियर हम बताने जा रहे हैं, ये हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एपिसोड 1, एपिसोड 2 एंड एपिसोड 3। तो एपिसोड 1 में आज हम बेसिकली जानेंगे कि इंडियन सिविल सर्विसेज क्या है, आईएएस क्या है, सीसैट क्या है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इन सब नामों से। सीएससी क्या है ना? तो सीएससी नाम सुनते हैं तो आधे लोग भूल जाते हैं, अरे मैं तो आईएएस की तैयारी कर रहा था, ये तो सीएससी की बात कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को आज हम क्लियर करेंगे। तो सबसे हम पहले जानेंगे कि आपको आईएएस चूज क्यों करना चाहिए, व्हाई टू चूज सिविल सर्विसेज एज अ करियर। नंबर 2, मेजर फैक्टर्स टू एम फॉर एन आईएएस। क्या ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जो कि प्रैक्टिकली हमारी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से लोग आईएएस बनना चाहते हैं, और आप भी ये काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अबाउट यूपीएससी के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि यही कंडक्टिंग बॉडी है, अथॉरिटी बॉडी है, जिसके पास राइट है
आपको आईएएस बनाने का, यानी कि एक तरीके से एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद अबाउट सर्विसेज अंडर इंडियन सिविल सर्विसेज। अब देखिए, हम बोलते हैं आईएएस, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? आईसीएस। अब ये आईसीएस क्या है, ठीक है। तो इंडियन सिविल सर्विसेज में सिर्फ आईएएस ही नहीं आता है, हालांकि परीक्षा एक ही होती है, लेकिन उसके अंतर्गत जॉब्स बहुत सारी हैं, सर्विसेज बहुत सारी हैं। ये सब जानने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आईएएस का एक मेजर फैक्टर ये भी है कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए। तो पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, सब कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा अबाउट आईएएस ऑफिसर। एक आईएएस ऑफिसर क्या करता है, क्यों बनाया जाता है, क्यों इतना हाई प्रोफाइल होता है, ये इतनी हाई प्रोफाइल जॉब है हमारे देश में, ठीक है। आईएएस एज अ करियर के तौर पे आप कैसे इसको ले सकते हैं, क्या आपको इससे सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, या फिर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको पता है कि जब किसी पद पर या कहीं जितनी हायर पोस्ट होती है उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में ही देख लीजिए या किसी भी अपने घर में भी देख लीजिए, अगर आपको कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी या बहुत बड़ा पद या अधिकार दिया जाता है तो साथ साथ जिम्मेदारियां भी जाती हैं। तो इनकी जिम्मेदारियों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि तभी आप करियर चूज कर सकते हैं। क्या आपके व्यवहार में वो चीजें हैं, क्या आप इन जिम्मेदारियों को उठाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, क्या आप ये जो मेंटल प्रेशर होता है, या कहीं कि कई बार तो आपको फिजिकली भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो ये सारी चीजें क्या आप कर पाएंगे, ये सब जानना जरूरी है, तभी एक करियर को चुनिए। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जब लास्ट हमारा जो सेशन होगा या कहूँ कि मैं एपिसोड होगा, तो उसमें आपको कैसे सब्जेक्ट्स चूज करने चाहिए, इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो चलिए, बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको पार्ट 2 में बताया जाएगा, यानी कि उसमें एज कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, कितने अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, यानी क्या क्या पढ़ना होता है आपको, क्योंकि बुक्स भी पढ़नी होती है, क्योंकि पहले आपको सबसे बेसिक क्लियर करना पड़ता है। इसलिए क्लियर करना पड़ता है क्योंकि पहली जो सीढ़ी है वो रिटन एग्जाम्स ही है, पहला और दूसरा स्टेप, ठीक है। फिर उसके बाद कट ऑफ्स कितनी जाती हैं, कितने चांसेस होते हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी होती है आपके आईएएस बनने की। फिर उसके बाद आपने ये सारी चीजें समझ ली, तो अब आप अप्लाई कैसे करेंगे, यानी कि वेबसाइट पे जाने पर आपको क्या देखने को मिलेगा, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे फीस सबमिट करनी होती है, ये सब भी हम अपने लास्ट सेशन में जानेंगे या फिर लास्ट एपिसोड में, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाई टू चूज सिविल सर्विसेज एज अ करियर। तो यहाँ पे एक वर्ड ही मैं बोलूंगी, हमारे देश में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है और एक गवर्नमेंट है। हम एक सोवरेन कंट्री है, यानी एक संप्रभु देश है, और संप्रभु देश को चलाने के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं, पूरा का पूरा संविधान बना है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कराना इतना इजी नहीं होता है, तो इसीलिए सरकार होती है, और सरकार की बैकबोन होते हैं, या कहें देश की बैकबोन भी हम कह सकते हैं, आईएएस ऑफिसर्स, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, सिविल सर्विसेज, जितनी भी सिविल सर्विसेज है हमारे देश में, वर्क एज अ बैकबोन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इन दी कंट्री। हमारे देश में जितना भी प्रशासन का काम होता है, प्रशासन अगर अच्छा है तो ही शासन अच्छा है, तो ही वो देश अच्छे से ग्रोथ कर सकता है, डेवलप कर सकता है। और उसके लिए हमारे देश में कुछ बुद्धिजीवियों की जरूरत होती है, कुछ कहें कि ऐसे लोग जिनको हर चीज की नॉलेज हो, या फिर जो एडवर्स कंडीशंस होती हैं उनको मीट आउट करने की, या फिर उन कंडीशंस से कोप अप करने की जो एलिजिबिलिटी होती है, उसके लिए कुछ की पर्सन्स की जरूरत होती है। तो इसीलिए हमारे देश में इंडियन सिविल सर्विसेज बनाई गई हैं, जो कि हेल्पिंग हैंड होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो इसके तहत अगर मैं बात करूं तो मेनली 3 सर्विसेज होती हैं। एक तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, कहें कि जिसकी इच्छा होती है कि वो सोशल सर्विस में जाए, तो पहली इच्छा होती है कि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाए, लेकिन जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को भाई पुलिस में जाने का, यानी कि इंडियन पुलिस सर्विसेज में जाने का भी पूरी तरीके से उनकी एक्साइटमेंट होती है, या कहें कि वो बनना चाहते हैं, उसमें इंटरेस्ट होता है,
ठीक। नंबर 3, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। आपने जरूर सुना होगा कि जैसे कि अभी की अगर मैं बात कर लूं, जैसे यूक्रेन में बहुत सारे भारतीय फंस गए थे, तो अब यूक्रेन में भारतीय दूतावास बना हुआ है ना। भारतीय दूतावास का क्या मतलब है? इंडियन एम्बेसी। तो ये जो इंडियन एम्बेसी होती है, तो कोई ना कोई इंडियन तो होना चाहिए। और कैसे इंडियंस होते हैं? हमारी सिविल सर्विसेज के थ्रू ही जो IFS अधिकारी होते हैं, यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज के, इन्हीं को अपॉइंट किया जाता है। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन। बाकी हम इनके बारे में, सबके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। अच्छा, ये जितनी भी सर्विसेज होती हैं, ये जितनी भी सर्विसेज हैं, UPSC इनके लिए कहा जाए कि एक कंडक्टिंग बॉडी है, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी। अभी उसके बारे में भी हम बताएंगे। अब हमारे देश में जो कहा जाए, जो मेजर फैक्टर्स हो सकते हैं हमारे देश के लोगों के हिसाब से, या कहें उनकी मेंटेलिटी के हिसाब से, कि जिसकी वजह से वो IAS बनना चाहते हैं, और बहुत अच्छे फैक्टर्स भी हैं और कुछ प्रैक्टिकल भी हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं। जैसे नंबर 1 मैं बात कर लूं, डाइवर्सिटी। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ही जॉब से कई सारे, क्या कहें, मल्टी डायमेंशनल काम करने को आपको मिले, यानी कि बहुआयामी काम आप करना चाहते हैं, तो डाइवर्सिटी जो आपको किसी भी जॉब में देखने को मिलेगी, वो सबसे ज्यादा एक IAS की जॉब में ही आपको मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? क्यों? क्योंकि आपको अलग अलग स्टेट में काम करने का मौका मिलता है, आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलता है, आपको अलग अलग मिनिस्ट्री के लिए काम करने का मौका मिलता है, आपको अलग अलग फैक्टर्स पे काम करने का मौका मिलता है, आपको डिफरेंट सिचुएशंस में काम करने का मौका मिलता है। यानी कि हर तरीके से डाइवर्सिटी है। अगर आप चाहते हैं कि आप नई नई चीजें एक्सप्लोर करें, या फिर नए नए क्षेत्र में अपनी सर्विसेज को देना चाहते हैं, तो IAS इज द बेस्ट ऑप्शन। जितनी भी आप डाइवर्सिटी चाहते हैं, वो IAS के थ्रू आप कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट या मेजर फैक्टर तो यही हो जाता है। नंबर 2, डायरेक्ट सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज का क्या मतलब होता है? आप जो है समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप IAS बनने पर ही या फिर इंडियन सिविल सर्विसेज में जाने पर ही आप समाज सेवा कर सकते हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में भी कर सकते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो भी आप सोशल सर्विसेज कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप डायरेक्टली नहीं करते। आप जैसे आपने कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया, आप जो सोशल सर्विस कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट प्रत्यक्ष तौर पे लोगों से जुड़े और समाज के लिए कुछ कर सके, तो IAS इज द बेस्ट ऑप्शन। या कहें कि IAS की जो सर्विस होती है वो सबसे बेस्ट होती है। अब इसका कारण क्या होता है? आपके पास इतनी पावर होती है, आपके पास इतनी अथॉरिटीज दी जाती हैं कि आप डिसीजन ले सकते हैं अपने विवेक से, अपने डिस्क्रिएशन से। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि काफी मेहनती है, बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहा है, या बहुत कहा जाए कि डिजर्विंग पर्सन है, जिसको कुछ अच्छा मिलना चाहिए, लेकिन उसकी लाइफ में आज तक अच्छा नहीं हुआ है, तो आपके पास वो अथॉरिटी है कि आप डिसीजन लेके किसी की लाइफ जो है वो डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, उसके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो ऐसी जो सोशल सर्विसेज हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो IAS के थ्रू आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। नंबर 3, ग्रेट लेवल ऑफ एक्सपोजर। यानी कि ग्रेट लेवल ऑफ एक्सपोजर, आपको जहां पे भी आप जाएंगे लोग आपको पहचानते हैं। IAS का इतना बड़ा रुतबा ही होता है कि आपको कई तरीके से लोग पहचानेंगे। अगर आपने अलग अलग जगह पे काम किया है, जैसे आपने अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम किया, तो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट पूरा आपको जान रहा है ना। अगर आपने फॉरेन सर्विसेज में काम किया तो फॉरेन का डिपार्टमेंट आपको जान रहा है। रेवेन्यू में आपने किया तो रेवेन्यू का डिपार्टमेंट जान रहा है। रेलवे में आपने किया तो रेलवे का डिपार्टमेंट जान रहा है। आपने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम किया, यानी कि अलग अलग तरीके के एक्सपोजर्स आपको मिलते हैं और पूरी एक पहचान आपकी होती है। और अगर कहीं आपने बहुत अच्छा या कुछ अलग हट के काम किया जो कि समाज के उत्थान के लिए काफी अच्छा था, तब तो आप पूछिए ही मत, ये देश आपको कई तरीके से सम्मानित भी करता है। ठीक है, फिर इसके बाद चौथा फैक्टर जो हो सकता है, जो 4th नंबर का है, आपके करियर की बात हो रही है। अब ये जब आप करियर चूज करेंगे IAS, तो देखिए अपने आप को कि क्या आप ये सारी चीजें चाहते हैं। अगर आपके मन में कहीं ना कहीं ऐसी इच्छाएं हैं तो IAS का करियर सबसे अच्छा है आपके लिए, अगर ऐसी इच्छाएं आपके अंदर हैं। ठीक है, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एट यंग एज।
आप क्या जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि मुझे भी यंग एज में काफी कुछ करने को मिला। अब यंग एज का क्या मतलब है, इससे क्या फायदा है? जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना उतनी ही मैच्योरिटी भी आती है, यानी कि परिपक्वता। आपने देखा होगा कई सारे जैसे रिच घरों के या कहीं की धनी घरों के बच्चे होते हैं तो उनके पास उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाए बचपन से नहीं डाली जाती है। तो आपने देखा होगा कई सारे बच्चे जो थोड़े से जिनके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हो जाती हैं वो थोड़े से ज्यादा मैच्योर नजर आते हैं। किसकी वजह से? रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी स्टेज पे ये नहीं कह सकते कि मैं फुली मैच्योर था। जैसे मान लीजिए आज आप 22 इयर्स के हैं, कल आप 25 इयर्स के हो जाएंगे, तो जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे 25 के बाद तो आपको लगेगा आप जब 22 के थे तब आपको लग रहा था आप बहुत मैच्योर हैं, लेकिन 25 पे जब पहुंचे तो आप सोचेंगे मैं कितना इमैच्योर था, यानी कि मैं कितनी ऐसी चीजें करता था जो कि एक मैच्योर पर्सन नहीं करता। तो ये बात तो ठीक है कि आप किसी भी लेवल पे ये नहीं कह सकते मैं आप फुली मैच्योर हूँ, लेकिन हाँ औरों के कंपैरिजन में जो और जॉब्स में लोग हैं उनसे ज्यादा जो आपका रेट ऑफ मैच्योरिटी है वो ज्यादा अच्छा होगा। यानी कि जो 25 साल में मैच्योरिटी आपके पास होगी वो शायद अदर जॉब में जो लोग हैं वो मैच्योरिटी उनके पास नहीं होगी, यानी कि आपका जो रेट है मैच्योरिटी का वो औरों के मुकाबले ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लोग अपने एक परिवार की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाते, आपको पूरे जिले की जिम्मेदारी दे दी जाती है एक पूरा जिला संभालने को, और जैसे जैसे आप बढ़ते हैं तो जिले भी बढ़ा दिए जाते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन से आप गुजरते हैं। तो नंबर 4 फैक्टर ये भी है कि बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल जाती है बहुत ही कम एज में, जिसकी वजह से आप मैच्योर जल्दी हो जाते हैं, अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं। ठीक है, फिर 5वां जो हो सकता है सोशल स्टेटस, ये सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं सोशल स्टेटस, अगर मैं एक प्राइवेट सेक्टर के जॉब की बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे लोगों का पैकेज करोड़ों में होता है, लेकिन अगर एक आईएएस है या फिर अगर मैं छोटे लेवल पे ही बात कर लूं, एक जो व्यक्ति है वो प्राइवेट सेक्टर में कहीं अच्छी जगह पे इंजीनियर है या फिर कहा जाए कि एक डेवलपर है, बहुत अच्छा खासा वो कहा जाए उसका सैलरी अमाउंट है, बहुत अच्छी से सैलरी पा रहा है, और एक व्यक्ति अगर एक छोटी सी भी जॉब में गवर्नमेंट जॉब में है तो उसका जो स्टेटस है वो कहीं ना कहीं सोशली या हमारे समाज में उससे ऊपर रखा जाता है। ये फैक्ट है, कई लोग इससे डिनाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप सोशल स्टेटस चाहते हैं तो आईएएस से बड़ा रुतबा या रेपुटेशन आपको इंडिया में तो कहीं किसी को देखने को नहीं मिल सकती, क्योंकि सबसे ज्यादा सिक्योर जॉब भी होती है, सबसे ज्यादा पावर्स आपके पास होती हैं, सबसे ज्यादा पर्क्स आपके पास होते हैं, सबसे ज्यादा आपको कहा जाए सैलरी भी का भी जो रेट होता है या कहीं जो स्केल होती है वो भी अगर मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक जाए तो काफ़ी ज़्यादा होती है अदर जॉब्स के कंपैरिजन में। बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं आपको, अलाउंसेस इतने मिलते हैं, कहीं पे भी आप जाते हैं आपको सबसे पहले एज अ गेस्ट कहा जाए बुलाया जाता है, हर जगह पे कहीं पे इनॉग्रेशन हो रहा होता है तो जिले का जिलाधिकारी पहुंचता है, डीएम पहुंचते हैं, एसडीएम पहुंचते हैं। तो ये किसके थ्रू ये रुतबा हो सकता है? आईएएस के थ्रू। यानी सोशल स्टेटस अगर आप चाहते हैं तो भी ये बहुत ही अच्छा करियर का ऑप्शन है आपके लिए। फिर इसके बाद जॉब सिक्योरिटी की मैंने ऑलरेडी बात आपसे कही कि इससे ज्यादा जॉब सिक्योरिटी आपको कहीं मिल नहीं सकती है। ठीक है, अगर मैं अदर जॉब्स की कंपैरिजन में बोलूं। ठीक, तो ये तो बात हुई किसकी, 6 मेजर फैक्टर्स, क्यों आप एम करिए, क्यों आप अपना ये एम बनाइए कि आप आईएएस बने। ठीक है, अब हमने बात की थी कि अगर आईएएस बनना है तो उसके लिए एक एग्जाम देना होता है। अब पहले हम बात कर लेते हैं एग्जाम लेता कौन है। ये एग्जाम लेता है यूपीएससी। यूपीएससी एक एब्रिवेटेड टर्म है किसका, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि संयुक्त लोक सेवा आयोग। इनके पास अथॉरिटी है कि भारत में जितनी भी उच्च सर्विसेज हैं, अखिल भारतीय सर्विसेज हैं या इंडियन सिविल सर्विसेज हैं, उन सब के एग्जाम ये कंडक्ट कराते हैं। ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है। जैसे अगर मैं बात करूं अपने डिफेंस सेक्टर की भी, तो उसमें भी कई सारे एग्जाम से कंडक्ट कराते हैं आपके। फिर उसके बाद ये जो कमीशन है इज मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बड़ी बात है कि ये हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि एक संवैधानिक संस्था है
और संवैधानिक संस्था जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में दिया गया होता है, एक आर्टिकल होता है। तो आर्टिकल 319 से स्टार्टिंग हो जाती है यूपीएससी की, जो कि हमारे देश में ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए है, और इसी की ब्रांचेज होती हैं जो कि स्टेट्स में होती है, जिसे हम कहते हैं एसपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी के पास बहुत सारी अथॉरिटी है, और इसका जो चेयरमैन होता है उसकी नियुक्ति डायरेक्ट प्रेसिडेंट करता है, यानी कि दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और इसी वजह से द कमीशन रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंट। इसका जो चेयरमैन होता है वो डायरेक्टली राष्ट्रपति को क्या करता है, वो रिपोर्ट करता है। अब ये तो बात हुई यूपीएससी की। यूपीएससी का हेडक्वार्टर कहाँ पे, आपके न्यू दिल्ली में, ठीक है। यही कारण भी है कि आपने मुखर्जी नगर का नाम सुना होगा। दिल्ली में बहुत सारे आईएएस के जो एस्पायरेंट्स हैं वो वहाँ पे रहते हैं, जितने भी परीक्षा देने वाले हैं वहाँ पे तैयारी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा सर्विसेज अंडर इंडियन सिविल सर्विसेज। अब इसके अंतर्गत जो मेन 3 सर्विसेज हैं वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, जिसमें कई सारे बच्चे सिविल सर्विसेज का मतलब आईएएस ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जो नंबर 1 की रैंक पे, या कहे कि जो टॉप रैंक वाले होते हैं, अब इसमें अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं, जैसे कि हर साल हमारे देश में जो है लगभग 850 से 900 की पोस्ट निकलती है। तो इसमें हर साल यूपीएससी ही डिसाइड करता है कि कितनी पोस्ट ऐसी होंगी जो कि आईएएस के लिए रिजर्व होंगी, यानी कि आईएएस में कितनी, जैसे मान लीजिए 900 में लगभग 180 पोस्ट जो होगी वो आईएएस को दी जाएगी, जो इसके बाद 250 होगी वो आईपीएस को दी जाएगी, जो 300 होगी वो आईएफएस को दी जाएगी, और बाकी जो है वो अदर सर्विसेज में जाएंगे। तो इसी के हिसाब से जो कहा जाए जो टॉप में आते हैं उनको आईएएस की जॉब मिलती है रैंकिंग वाइज। अगर प्रेफरेंस में आपने डाल रखा है कि नंबर 1 पे मुझे आईएएस चाहिए और आपकी रैंक भी एलिजिबल है, जो कट ऑफ बताई गई है उसमें, तो आपको आईएएस मिलता है। उसके बाद आईपीएस पे आते हैं जो उनसे कम रैंक वाले होते हैं, और उसके बाद आपके आईएफएस में आते हैं, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में। हम इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि इन पोस्ट पे जाने के लिए 2 चीजें मैटर करती हैं, एक तो आपकी रैंक और दूसरी कैटेगरी। कैटेगरी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है। हम अपने किसी नेक्स्ट सेशन में आपको उसमें स्पेसिफिकली बताएंगे कि कैसे आपको कोई पोस्ट मिल सकती है, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। अब बाकी देखिएगा, बहुत सारे बच्चे सिर्फ इन्हीं 3 सर्विसेज के बारे में ही जानते हैं। यहाँ पे देखिएगा 24 तरीके की टोटल 24 सर्विसेज होती हैं, जिसमें से 3 आपकी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं। ग्रुप ए की सर्विसेज में और भी सर्विसेज हैं, जैसे कि आपका इंडियन पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विसेज, जिसका अब नाम बदल के क्या हो गया है, इंडियन कम्युनिकेशन फाइनेंस सर्विसेज। इसमें क्या होता है, जितनी भी कंपनियां हैं भारत में या जितनी भी संस्थाएं हैं टेलीकम्युनिकेशन और पोस्ट से रिलेटेड, तो उनसे जितनी भी अकाउंट्स और फाइनेंस की सर्विसेज हैं, इनकी अथॉरिटी किसके पास होती है, जो ग्रुप ए की सर्विसेज के थ्रू आते हैं, यानी कि आईएएस का एग्जाम देके। अच्छा मैं बता दूं आपको, चाहे आप आईएएस बनिए आईएफएस बनिए, एग्जाम आपको एक ही देना होता है। ऐसा नहीं है कि इन पोस्ट पे जाने के लिए आपको अलग से एग्जाम देना पड़ेगा, उसी एग्जाम के थ्रू ही, बस रैंक पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज है जिसे हम आईआरएस नाम से जानते हैं, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज आईटी की हैं, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हैं। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में सर्विसेज आप एज अ मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकते हैं, इंडियन पोस्टल सर्विसेज हैं, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज हैं, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज हैं, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज हैं, फिर इसके बाद इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज हैं, और फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज में, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज में, इंडियन ट्रेड सर्विसेज ऑफ ग्रुप ए एंड इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज। फिर उसके बाद आप सोच के कई सारे बच्चों को हैरानी हो रही होगी कितनी तरीके की सर्विसेज हैं, मैं तो आज तक सिर्फ इतनी ही जानता था। तो अगर आपकी रैंक कम भी आती है तो आपको इन एलाइड सर्विसेज में भी जाना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप दोबारा अटेम्प्ट देके आप आईपीएस आईएफएस या फिर आईएएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते एक बार अगर आप इन सर्विसेज में आ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो मिले पहले उसको ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे आप ट्राई करते रहिए। आपको तो उसके बाद तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो जाती है कि कैसे वर्क किया जाता है, तो आपके लिए और भी इजी हो जाता है।
अब देखेंगे ग्रुप बी की भी सर्विसेज होती हैं, ये भी आपके 24 में ही इंक्लूडेड है, ठीक है। वो 3, बाकी ग्रुप ए की और बाकी आपकी ग्रुप बी की, जैसे आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स की में सिविल सर्विसेज। फिर उसके बाद जैसे कि हम यूटीज की बात कर लें, यूटीज यानी आपकी यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन दीव, है ना, दादरा नगर हवेली, अब तो दोनों एक ही हो गए हैं। तो इसमें जो सिविल सर्विसेज में भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, आप वहाँ पे जाके भी अपनी समाज सेवा कर सकते हैं। फिर उसके बाद दिल्ली, अंडमान निकोबार, इन सब में पुलिस की सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन की भी सर्विसेज हैं, पुलिस की भी सर्विसेज हैं। पांडिचेरी की अलग सिविल सर्विसेज है, उसमें आपको पोस्ट दिए जा सकता है, और पांडिचेरी पुलिस सर्विसेज में भी, ठीक है। तो इस तरीके से 24 तरीके की सर्विसेज इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ये थी इंडियन सिविल सर्विसेज के अंतर्गत आने वाली जितनी भी जॉब प्रोफाइल्स हैं, और साथ ही साथ आपको आज पता भी चला होगा कि कौन कौन से मेजर फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आप अपना करियर एज अ आईएएस सोच सकते हैं। बल्कि मैं तो कहूँ कि नंबर 1 जो प्रेफरेंस आजकल स्टूडेंट्स द्वारा दिया जाता है वो आईएएस को ही दिया जाता है, और वो भी क्यों ना, इंडिया की नंबर 1 जॉब है। तो इन सर्विसेज में जाने के लिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, या फिर वो कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जो आपको इस करियर को चूज करने पे मजबूर कर सकते हैं, आपको पता चला होगा। तो इसी तरीके से जब हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे आप इन सर्विसेज में जाने के लिए अपने एग्जाम दे सकते हैं, कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होती हैं, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, लाइक एज कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, कैसे एग्जाम का पैटर्न होता है, हम अपने अपकमिंग सेशंस में आपको बताएंगे। सो थैंक यू सो मच। इसी तरह से जुड़े रहिए OL एक्सपर्ट के साथ।